इस महीने के हवाले से जिसे रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा जाता है। आज सऊदी अरब में पहला रोज़ा है और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इम्कानात है कि कल पहला रोज़ा हो जाएगा। माह सयाम में आपको पता है शुरू होने को है और इस हवाले से तैयारियां भी जारी है। माहिर जो रमज़ान की आमद पर घर घर में ख़ास तौर पर एहतमाम भी किया जाता है। सहर व इफ्तार के हवाले से दस्तरखान सजाए जाते हैं हर घर में, लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा इस मुश्किल का सामना रहता है कि माह रमज़ान में क्या खाया जाए और क्या पिया जाए जिससे जिस्म में शुगर लेवल भी मेंटेन रहे और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी देखी जा सके। और ख़ास तौर पर सहर व इफ्तार में ऐसी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए जिससे ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और चीज़ जिसके बारे में हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं कि जनाब रमज़ान में इंसुलिन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस हैं, डॉक्टर आतिफ मुनीर हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर ग़िज़ायात हैं मरियम अजीज़ है। मरियम मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आतिफ, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि जो शुगर का मर्ज़ है हमने देखा है कि ये फैलता जा रहा है और रमज़ान भी आ गया है, तो इसमें हम किस तरह अपनी रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम रोज़े भी रख सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। सो रमज़ान और डायबिटीज़ का जो लिंक है वो बहुत गहरा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। बिल्कुल। और वो रोज़े भी रखना चाहते हैं क्योंकि ये एक मजहबी हमारा फ़र्ज़ है। सो जो ज़्यादातर लोग हैं जिनको शुगर है वो बड़ा सेफली जो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान शुरू होते ही अपने मौलिज के साथ रब्ता करके अपनी जो इंसुलिन या जो उनकी दवाइयाँ वो शुगर के ले रहे हैं उसकी डोज उस लिहाज से एडजस्ट करवा लें ताकि वो अपने रोज़े खैर वाफियत से गुजार सकें। अच्छा। क्योंकि जो डोज एडजस्टमेंट है ये बड़ी जो है ना इनफरादी होगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि रमज़ान शुरू होते ही या होने से पहले वो अपनी डोज़ को एडजस्ट करवा लें। प्लस ये है कि कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमें एज मौलिज थोड़ा सा जहन में रखना होगा कि ये शख्स जिसको शुगर है वो रोज़े रख सकता है नहीं। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग शुगर के साथ बड़े सेफली रोज़े रख सकते हैं ताकि अपनी सेहत को ख़तरे में डाले बगैर हम रोज़ा रख लें। जी बिल्कुल। हाँ, तो मरीम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप माहिर ग़िज़ायात हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो पेशेंट हैं शुगर के उनको कौन कौन सी जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि उनके रोज़े भी अच्छे गुजर जाएँ और उनकी सेहत भी ख़राब ना हो? जी, तो सबसे पहले तो जो रोज़े हैं उसमें उनको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए ताकि उनका जो पेट है वो ज़्यादा देर तक फुल रहे और उनकी वो जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से शूट ना करे या एकदम से हाई ना हो। तो इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना चाहिए और ज़्यादातर सहरी में जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज फ्रूट में जो है वो फ्रुक्टोज होता है तो वो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी हाई कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अंडा ले सकते हैं या चिकन या बीफ, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो प्रोटीन आपका इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको सारा दिन के लिए फुलफिलमेंट मिल सके और आपका जो है वो सेहत भी अच्छी रहे। लेकिन हमने देखा है मरियम के सहरी में अगर बात की जाए तो सहरी में ज़्यादातर पराठों अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या जो शुगर के मरीज़ हैं वो ये खा सकते हैं, उनके लिए मुनासिब है या इसका भी अल्टरनेटिव कोई हो सकता है? जी खा तो सकते हैं, हर चीज़ ही खा सकते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ जाए ना जो कि उनको ज़्यादा देर तक फुलफिलमेंट दे और ज़्यादा देर तक उनके अंदर वो चीज़ रहे। ठीक है। और ज़्यादा जल्दी जो है वो डाइजेस्ट ना हो। जैसे कि हम पराठे खा रहे होते हैं तो हम लोग वाइट आटे के पराठे खा रहे होते हैं जो कि रिफाइंड कार्ब है, और जब रिफाइंड कार्ब आप लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी हाई हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए आप चक्की वाले आटे की तरफ जाएं, जो होल व्हीट का आटा होता है उसकी तरफ जाएं, उसके पराठे बनाएं। चोकर का जो आटा होता है उसकी आप रोटी बनाएं, उससे पराठे बना लें, लेकिन घी कम होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा कि इतना इतना घी हम पराठों के ऊपर डाल के खा रहे होते हैं, इतना घी, और वो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर आतिफ आप बताइएगा कि जब ये सहरी और इफ्तारी में, क्योंकि ऑलरेडी जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब ये रमज़ान आता है तो क्या वो पहले अपने डॉक्टर्स के पास जाके रीस्केड्यूल करा लेते हैं कि उन्होंने कितनी क्वान्टिटी में अब खानी है दवाई? जी आइडियली तो यही होना चाहिए कि रमज़ान से पहले, क्योंकि मकसद ये है कि शुगर वो लोग जो शुगर के साथ रोज़े सेफली रख सकते हैं, जो कि मोस्ट जो हैं लोग वो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो जो रोज़े रखें तो सेफली रखें ताकि उनकी सेहत पे कोई नेगेटिव असर ना आए। तो बेहतर तो यही होगा कि रमज़ान शुरू होने से कुछ अर्सा पहले ही अपनी डोज एडजस्टमेंट अपने मौलिज के साथ करवा लें ताकि रोज़े में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे कि जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाएँ वो एडवाइस जो उनको उनकी डोज के बारे में शुरू में दी गई है हो सकता है उसको
रमज़ान गुजरने के कुछ दिनों बाद थोड़ा सा उसको रीएडजस्ट करना पड़े। ठीक है। तो ये वो एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट है जो साथ साथ थोड़ा बहुत चलेगी और उनको रोज़े जो है ना सेफली उनको रखवा सकते हैं। ये ठीक है। और जिन्होंने रखने हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं जिन्होंने रखने हैं, लेकिन फिर भी उनको किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए कि जो उनका एक ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे, वो गिरे ना? देखिए, कुछ चीज़ें का जो रमज़ान के साथ कुछ चीज़ों का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है उन लोगों को जिनको शुगर है, वो शुगर के साथ रोज़े रख रहे हैं। मसलन शुगर बहुत हाई होने का या शुगर बहुत लो होने का, और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि रमज़ान इस बार गर्मी में आ रहा है, लंबे रोज़े होंगे, गर्मी के रोज़े होंगे, से कोविड-19 भी है। एग्जैक्टली। सो डिहाइड्रेशन यानी पानी और नमकियात की कमी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है कि सहरी और अफ्तारी के दरमियान पानी की जो इनटेक है उसको काफ़ी अच्छा रखा जाए। ठीक है। दूसरा ये कि अपनी शुगर लेवल जितनी वो रूटीन में चेक करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेकिंग रखें रमज़ान में, ताकि अपनी सेहत के हिसाब से वो उसको एक ख़ास लेवल पे मेंटेन कर सकें और बहुत हाई या बहुत लो शुगर को वक्त पर जो है ना वो उसको रिकग्नाइज कर सकें। तो शुगर चेकिंग पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। अपनी डोज एडजस्टमेंट जैसे हमने जिक्र किया मॉलिज के मुताबिक, पानी का इस्तेमाल अफ्तारी और सहरी के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि पूरे दिन की कमी को पूरा किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर किसी मौके पे उनको ये लगे कि रोज़े को कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे शुगर बहुत हाई या बहुत लो हो, नंबर जितना भी हाई जितना भी लो, वो बड़ा सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अगर उनको किसी मौके पे लग रहा है कि वो रोज़ा आप जारी नहीं रख सकते और अगर जारी रखा तो उनकी सेहत को कोई ख़तरा हो सकता है, तो उस खतरे को मोल ना लें, उस रोज़े को वहीं पे ख़त्म करके अपने मौलिज से अगले रोज़ों के लिए कुछ मशवरा कर लें। मशवरा कर दें। ख़ास तौर पर मौलिज के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस चीज़ को हम लोग ख़राब होने से या बिगड़ने से बचा सके। मुझे मरीम आप बताइए कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इंसुलिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, शुगर लेवल आपकी डाउन ना हो जाए, तो इसमें क्या मुमकिन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो हमारा इंसुलिन लेवल है और जो शुगर लेवल है वो डाउन ना हो? सबसे पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना आपने वो दो जो है वो इकट्ठे नहीं लेने। जैसे कि आप अगर दाल ले रहे हैं तो उसके साथ आपने चावल नहीं लेने या रोटी नहीं लेनी, क्योंकि दोनों में कार्बोहाइड्रेट है तो आपका जो इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल है वो शूट कर सकता है। इसके अलावा आप फ्रूट ना लें डेयरी के साथ। डेयरी में जो है वो लैक्टोज होता है। कुछ लोग जो हैं वो स्मूदी बना लेते हैं या फिर जो सुबह लस्सियाँ भी पीते हैं लोग, दही भी खाते हैं, ये ठीक है उनके लिए? नहीं, लस्सी में एक तो चीनी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से हमारे यहाँ ये रवाज है कि हम वाइट चीनी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हर चीज यहाँ पे रिफाइंड होती है। हम लोग जितना नेचर के करीब चले जाएंगे ना तो वो उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ट्रेंडिंग वे में चले गए हैं तो हर चीज़ जो है वो हमें रिफाइंड चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा रिफाइंड होगी वो चीज़ हमारे लिए आई थिंक ज़्यादा अच्छी है, सब यही समझते हैं। तो लोग जो हैं वो मिल्क शेक वगैरह बना के पी रहे होते हैं, तो मिल्क में जो है वो लैक्टोज होता है, वो भी एक शुगर है। अब फ्रूट में जो है वो फ्रुक्टोज होता है, वो भी एक शुगर है। जब आप उसको कंबाइन कर देंगे तो आपका शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और फिर जो मिल्क शेक है उसमें लोग 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच चीनी के भी डाल रहे होते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई करेगा ही। तो ये सारी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। और जो है वो आप डेयरी ऐसे ही ले लें, आप योगर्ट ले लें। योगर्ट में जो है वो प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो है वो आप जो शरबत पी रहे होते हैं, लोग रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर वो दूसरे टाइप के जो शरबत होते हैं वो पी रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जो दूध के अंदर वो स्प्राइट डाल के उसका दूध सोडा बना के पी रहे होते हैं, वो आपके लिए इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। लेकिन लोगों को बहुत, क्या शुगर के मरीजों के लिए ख़तरनाक है या बाकी लोगों के लिए? नहीं, पूरों सबके लिए ही ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि दूध सोडा जो है वो आई थिंक आपको ठंडा कर देगा, जो गर्मियों के रोज़े आ रहे हैं करता है जी। तो उससे क्या होता है कि आपकी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती हैं, आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है आपको। लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं पता, इतना मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसी और लोग जो है वो दूध सोडा पी रहे होते हैं। तो